Good afternoon, dear GATE aspirants. Myself सुनील यादव. वेलकम टू देवत गेट इजी. काफ़ी दिनों बाद हमने टेक्निकल लेक्चर को स्टार्ट किया है. काफ़ी दिनों इन द सेंस कि 2-3 दिनों बाद. एक्चुअली आप जानते ही हैं कि तबीयत ख़राब होने की वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आपके सामने सारी चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, आप चिंता मत कीजिए. तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी चेंज की. चेंज इन एंट्रोपी होती क्या है और कैसे निकालते हैं हम. सबसे पहले तो आपने क्लॉसियस इनइक्वालिटी से एक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए आपने एक इक्वेशन निकाली थी. क्या थी क्लॉसियस इनइक्वालिटी? सर क्लॉसियस इनइक्वालिटी थी कि dq अपॉन t लेस देन इक्वल टू 0. ठीक. अब यहाँ से चीज़ें आपने जब फाइंड आउट करी तो लेस देन इक्वल टू 0 जो था, यहाँ से आपने निकाला कि ये क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ds है. तो यहाँ से आपने चीज़ें निकाली कि भाई जो आपका ये dq अपॉन t है ये लेस देन इक्वल टू ds है कि नहीं. अब यहाँ से दो चीज़ें आपके सामने मिली. एक ये कि भाई dq अपॉन t इज़ लेस देन ds. दूसरा कि dq अपॉन t इज़ इक्वल टू ds. ये किसके लिए निकला? ये निकला सर रिवर्सिबल के लिए, और ये निकला रियल प्रोसेस. आप जानते हो रियल या इरिवर्सिबल. जब भी रियल प्रोसेस हो तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो रियल प्रोसेस ही होता है. आपका रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो कौन सा प्रोसेस होता है? ये आइडियल प्रोसेस होता है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस. ठीक. चलिए अब यहाँ से चीज़ें निकली कि भाई ये ds है क्या. हमने क्या लिखा? ds इज ग्रेटर देन dq अपॉन t. किसके लिए? इरिवर्सिबल के लिए, मतलब रियल प्रोसेसेस के लिए, है कि नहीं. अब मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं कि ये ds जो है, अगर मैं कहूं कि ये सिस्टम जो है आइसोलेटेड है तो dq क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो उस केस में ds इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. और ये किसकी केस है? यूनिवर्स की केस है. ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहे हैं हम आपको. यूनिवर्स क्या होता है? यूनिवर्स इज नथिंग बट सिस्टम प्लस सराउंडिंग. जब हम सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे सामने आ जाता है यूनिवर्स. और इसकी चेंज इन एंट्रोपी जो होगी वो रियल प्रोसेस है चूंकि यूनिवर्स, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी. दैट मीन्स कि एंट्रोपी इसकी बढ़ती जाएगी, लेकिन कहाँ तक बढ़ती जाएगी? इस पॉइंट तक मैं क्यों आ रहा हूँ? क्योंकि मेरे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर इक्विलिब्रियम तक चूंकि एंट्रोपी जो है डिसऑर्डरनेस है, तो फिर मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम पे ये मैक्सिमम क्यों होती है. चलिए देख लेते हैं इस चीज़ को. तो बेटा वो जो कॉन्सेप्ट आपने कमेंट सेक्शन में पूछा हुआ था वो मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ. अगर मैं एक फिगर ले लेता हूँ, एक ग्राफ में प्लॉट करना चाहूँ कि भाई एंट्रोपी को हमें दिखाना है, तो एंट्रोपी का ग्राफ कैसे कैसे जाएगा? जैसे जैसे हमारा ये रियल प्रोसेस जो है, मान लीजिए रियल प्रोसेस है, जैसे जैसे रियल प्रोसेस हमारा बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ये रियल प्रोसेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा एंट्रोपी क्या है वो बढ़ती जाती है. बात समझ में आई? इसको थोड़ा सा मैं और सही तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ये एंट्रोपी है. जैसे जैसे हमारा रियल प्रोसेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारी एंट्रोपी जो है वो बढ़ती जाती है. ये देखिए ये एंट्रोपी है. प्रोसेस, रियल प्रोसेस जो है जैसे इक्विलिब्रियम की तरफ, कैसे? इक्विलिब्रियम की तरफ ये जो चीज़ें बढ़ रही हैं, रियल प्रोसेस किस तरफ बढ़ रही हैं? ये इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रही हैं. ध्यान समझना भाई, कोई भी चीज़ें इक्विलिब्रियम में ही जाएंगी. अनबैलेंस्ड है, मान लीजिए ऐसे समझो कि ये बॉडी है, इसको मैं ऐसे यहाँ से छोड़ दूँ, इसको मैं ऐसे छोड़ दूंगा तो ये अनबैलेंस्ड हो गई, और जब तक बैलेंस नहीं हो जाती तब तक ये नीचे तक जाएगी, नीचे जाएगी, ये गिर जाएगी और बैलेंस हो जाएगी. बात समझ में आ रही? मान लीजिए कोई भी चीज़ है, ये आपका माउस है, इस माउस को मैं ऐसे इसके ऊपर रख देता हूँ. अभी जब तक मैं पकड़ा हूँ तब तक ये है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगा ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा. मतलब दुनिया में हर एक चीज़ जो है वो अनबैलेंस्ड अगर है तो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि दुनिया में हर एक चीज़ बैलेंस्ड है.
अब देखिए पेड़ की टहनी है, मान लीजिए कि अगर पेड़ अनबैलेंस्ड हुआ, आंधी चली, पेड़ अनबैलेंस्ड हुआ, तो वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा और वो गिर जाएगा। ज़मीन पे जैसे ही गिरेगा वो बैलेंस हो जाएगा। तो हर एक बॉडी दुनिया में क्या करने की ट्राई करती है, जो रियल है वो क्या करने की ट्राई करती है, वो बैलेंस होने की ट्राई करती है। दैट मीन्स कि अगर हम थर्मोडायनेमिक टर्म में बात करें तो वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, मान लीजिए आपके सामने ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें ग्लास में वाटर भरा हुआ, वाटर में एंट्रोपी जो ये इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी वही है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक कहता है कि क्वांटिटी वाइज नॉट क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज एनर्जी जो होती है वो कंजर्व्ड होती है। ग्लास ऑफ पानी है, ये आप पी सकते हैं इसको, इसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है, लेकिन उसी ग्लास के पानी को मैं फ्लोर पे फेंक देता हूं तो क्वांटिटी तो वही है, वो जाके नीचे गिर गया, लेकिन क्वालिटी वाइज वो चीजें डिग्रेड हो गई, मतलब उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। एक्चुअली एंट्रोपी जो है, हमेशा याद रखना, ये शब्द जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चेक होता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो आपके अणु हैं, जो आपके एटम्स हैं, वो रैंडमनेस में है कि नहीं है, और रैंडमनेस वहीं से मेजर होगा जब उसका टेम्परेचर मेजर होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, मोशन ज़्यादा होगा, और सारी चीज़ें ज़्यादा होंगी। वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इसमें डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, रैंडमनेस ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी हमारा किसी भी, मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहा है, रियल प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे ही प्रोसेस इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहा है, ये देखिए, जैसे ही प्रोसेस इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एक टाइम आता है जब एंट्रोपी भी लगभग फिर धीरे, देखिए शुरुआत में एंट्रोपी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, देखिए शुरुआत में एंट्रोपी बहुत तेज़ी से बढ़ी है, फिर धीरे धीरे और बढ़ी, फिर और बढ़ी, फिर धीरे धीरे अब कम हो रही है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक चेक करेंगे कम, यहाँ से यहाँ तक थोड़ा और कम, यहाँ से यहाँ तक और कम, यहाँ से यहाँ तक और कम, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये जाके एक तरह से कांस्टेंट हो जाता है। बात समझ में आई? ये जो एंट्रोपी है ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है कांस्टेंट। ये एंट्रोपी जो है ये क्या हो जाएगी, ये एक कांस्टेंट हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ पे हो जाएगी, वहाँ से कांस्टेंट होना शुरू हो जाएगी जहाँ से क्या हो जाएगा, आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा। मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि इक्विलिब्रियम कहाँ मेंटेन हो रहा है, तो लगभग यहाँ पे आपका जो है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे, ये मान लीजिए ये इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम पे क्या हुआ, एंट्रोपी लगभग कांस्टेंट हो गई। अब इसके बाद एंट्रोपी कांस्टेंट ही रहेगी, अब नहीं बढ़ेगी, अब कांस्टेंट हो जाएगी। ये कौन सी कंडीशन है, ये वही कंडीशन यहाँ पे देखिए, क्वांटिटी वाइज, यहाँ पे देखिए क्वांटिटी वाइज एनर्जी कंजर्व्ड है, बट क्वालिटी जो क्या कर गई, क्वालिटी यहां पे डिग्रेड कर गई। कैसे? अब मैक्सिमम एंट्रोपी बढ़ गई। मतलब कि अगर किसी भी प्रोसेस में, रियल प्रोसेस में अगर एंट्रोपी एकदम मैक्सिमम हो गई, इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया, तो इसका मतलब कि वहां पे जो डिसऑर्डरनेस, रैंडमनेस है वो सबसे ज़्यादा बढ़ गई। जैसे मैंने बताया आपको ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर अगर आप धीरे धीरे देखिए नीचे की तरफ आप फ्लोर पे डाल रहे हैं, धीरे धीरे उसकी एंट्रोपी बढ़ रही है। लेकिन जब सारा पानी आपने फ्लोर पे डाल दिया तो सारी एंट्रोपी उसकी मैक्सिमम हो गई। मतलब अब वो इक्विलिब्रियम में आ गया, फर्श पे आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। लेकिन क्या है कि अब उसकी एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम हो गई। वो देखिए क्वांटिटी तो वही है, एनर्जी भी वही है। अगर मैं क्वांटिटी वाइज बात करूं तो एनर्जी कंजर्व्ड है, जितना ग्लास ऑफ वाटर ग्लास में था उतना ही फ्लोर पे भी है। लेकिन क्या हुआ कि उसकी रैंडमनेस बढ़ गई, अब हम उसको यूज नहीं कर सकते। वैसे ही चीजें आपकी फ्रिक्शन में भी है।
तो अब आपको आई होप सो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैक्सिमम एंट्रोपी जो होती है वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ के जाती है, कांस्टेंट हो जाती है और यहीं पे मैक्सिमम हो जाती है। इसके बाद फिर कांस्टेंट ही रहती है और ये मैक्सिमम कहाँ होती है, जब आपका ये जो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम पे आपकी एंट्रोपी जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है। बात समझ में आई? उसके बाद चीज़ें कांस्टेंट रह जाती हैं। चलिए अब हम आते हैं चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी को देखिए, डेरिवेशन की बताने की आवश्यकता नहीं है, डेरिवेशन वहाँ पे पूछते भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मैं आपको बताऊं तो एक टीडीएस रिलेशन है। टीडीएस रिलेशन को मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी के लिए टीडीएस जो रिलेशन है वो मैं आपको बताता हूं। टीडीएस रिलेशन जो है वो कहाँ से आया, देखिए, एक है टीडीएस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस वी डी पी, सॉरी वी डी पी नहीं, पी डी वी, पी डी वी, और एक है टी डी एस इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस वी डी पी। दो ये टी डी एस आपके रिलेशंस हैं और आई होप सो कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी कि कहाँ से आया ये टी डी एस रिलेशन। आप जानते हैं कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ बोथ को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज ये है कि ऑल प्रोसेसेस हैं, ये यहां पे ऑल प्रोसेसेस हैं। आइडियल गैस की सिचुएशन है। ऑल प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बोथ के लिए ये अप्लाई होगा, और क्या, ओपन एंड क्लोज सिस्टम बोथ के लिए। मतलब सारे सिस्टम, सारे प्रोसेस, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। अगर कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में कि हमको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ एक साथ लिख के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, यही दोनों टीडीएस रिलेशन को लिख दोगे। अब इन्हीं दोनों टीडीएस रिलेशन से आपके पास जब हम बात करते हैं चेंज इन एंट्रोपी की, चेंज इन एंट्रोपी, पहली कंडीशन देखिए, चेंज इन एंट्रोपी फॉर आइडियल गैस। ध्यान रखिएगा, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि आपको कल को मान लीजिए क्वेश्चन आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंट्रोपी। आप जानते हो एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी क्या होती है, पॉइंट फंक्शन होता है, तो हम इसको S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं। चेंज इन एंट्रोपी अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा mCp ln T2 अपॉन T1 माइनस mCp है यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा R ln P2 अपॉन P1, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, S2 माइनस S1 अगर हम देखें, सॉरी S2 माइनस S1, तो mCv अगर यूज़ कर रहे हैं तो ln T2 अपॉन T1 अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस mR ln V2 अपॉन V1। देखिए ध्यान से दोनों चीज़ों में क्या डिफरेंस है। देखिए मास तो ठीक है, जो भी है मास तो सब जगह सेम ही रहेगा, वो m डॉट भी हो सकता है, m भी हो सकता है। दूसरी चीज़ अगर हम Cp यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ तो T2 माइनस T1 है ही यहाँ दोनों में, लेकिन अगर हम Cp यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे P प्रेशर जो होगा P2 अपॉन P1 हो जाएगा, और mR दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे Cv यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे V2 माइनस V2 अपॉन V1 हो जाएगा, mR दोनों जगह कांस्टेंट है। दूसरी चीज़ माइनस और प्लस क्यों होगा, माइनस हमेशा याद रखना, प्लस जो होता है Cv के साथ होता है और Cp के साथ माइनस होता है, ये बात आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। अगर मैं यहीं से एक और, इन्हीं दोनों में से एक और रिलेशन निकालना चाहूँ कि आइडियल गैस के लिए एक तीसरा रिलेशन क्या है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू mCv ln P2 अपॉन P1 प्लस mCp ln V2 अपॉन V1 हो जाएगा। ये तीसरा रिलेशन आएगा। ये तीसरा रिलेशन कैसे आएगा, तीसरा रिलेशन आप निकालेंगे mCv, जब Cv है तो P2 अपॉन P1 और जब Cp है तो V2 अपॉन V1 प्लस 3, ये प्लस हो जाएगा बीच में। ये तीन जो रिलेशंस हैं, ये तीन रिलेशंस ही आइडियल गैस के लिए यूज़ होते हैं। तो जब भी आइडियल गैस की सिचुएशंस हो, यहाँ पे m डॉट भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मर्जी हो आपकी। तो जब भी आइडियल गैस की सिचुएशन हो, चूंकि आइडियल गैस फ्लो ही होगी ऑब्वियसली, तो m डॉट ही यूज़ करेंगे।
तो जब भी आपकी ऐसी सिचुएशंस हो आइडियल गैस की, तो यहाँ पे यही तीनों रिलेशंस जो है वो यूज़ होंगे। इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। आइडियल गैस के लिए चेंज इन एंट्रोपी जो होगी यही तीनों तरीके से यूज़ आपकी होगी, ठीक है। तो ये आपका आइडियल गैस के लिए था सारी चीज़ें। आइडियल गैस के अलावा सेकंड चीज़ होती है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि चेंज इन एंट्रोपी मुझे बताओ सॉलिड एंड किसके लिए, लिक्विड के लिए, मान लीजिए सॉलिड एंड लिक्विड के लिए मान लीजिए पूछ लिया, ठीक है। तो कैसे बताओगे आप सॉलिड एंड लिक्विड के लिए? पहली बात तो ये बताइए कि चेंज इन एंट्रोपी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ds इज इक्वल टू dq अपॉन t, है कि नहीं। मान लीजिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस लेते हैं, तो एक तो ये इंटीग्रेशन अगर हम कर दें dq अपॉन t, तो चल देखिए अगर मैं सॉलिड और लिक्विड की बात करता हूँ तो क्या यहाँ पे आइडियल गैस की तरह Cp और Cv दोनों चेंज होता है? नहीं होता। यहाँ पे Cp और Cv कांस्टेंट होता है। स्पेसिफिक हीट क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ds अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू dq में क्या हो जाएगा, dq क्या आता है Cp dt अपॉन में t इंटीग्रेशन, ये होगा। Cp या Cv सेम हो जाएगा, C जो है यहाँ पे C कांस्टेंट है, C कांस्टेंट है तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद जब हम इसका इंटीग्रेशन करें अगर, तो ये हो जाएगा ln क्या T2 अपॉन T1 और उसके बाद ये C। तो अगर मैं फाइनली इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सर S2 माइनस S1 इज इक्वल टू C ln T2 अपॉन T1, और ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, किलो जूल पर kg। ध्यान रखना kg बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम अगर kg नहीं रखेंगे तो यहाँ पे मास से डिवाइड कर देंगे या मास फ्लो रेट से, अगर वो फ्लो कर रहा है तो ठीक है। तीसरी चीज़ क्या हो जाएगी, तीसरी चीज़ हो जाएगी अगर मैं सोर्स या सिंक की बात करता हूँ, सोर्स या सिंक की केस में ध्यान समझना, अलग अलग केस में चेंज इन एंट्रोपी अलग अलग होती है, तो इस चीज़ को विशेष तौर पे दिमाग में रखना। सोर्स या सिंक की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए ये सोर्स है आपका, एक सोर्स से कोई सिंक तक कोई हीट जा रही है मान लीजिए, ठीक है, एक Q जा रही है, ये 1 है ये 2 है, प्रोसेस 1 to 2 कोई हीट जा रही, तो आप जानते हो ds इज इक्वल टू dq अपॉन t, ठीक है। अब सोर्स यहाँ पे ध्यान रखना, अगर ये सोर्स और सिंक है, क्या है, अगर ये सोर्स है और ये सिंक है, तो सोर्स के लिए इंडिविजुअल अगर मैं देखूं तो सोर्स से हीट निकल रही है। अगर मैं सोर्स के लिए डेल एस देखता हूं तो ये यहाँ से निकल रही है माइनस क्यू बाई टी हो जाएगा। और अगर मैं सिंक के लिए देखता हूं तो सिंक पे हीट आ रही है, और जब हीट आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू बाई टी, अगर इंडिविजुअल सोर्स और सिंक का एंट्रोपी निकालना हुआ तो। लेकिन अगर प्रोसेस 1 to 2 निकालना हुआ तो आप कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे S2 माइनस S1 इज इक्वल टू DQ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कि सोर्स और सिंक C यहाँ पे भी होगा, DQ क्या है, DQ इज नथिंग बट C dt अपॉन में T, और इसका इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं तो यहाँ पे निकल के आएंगी चीज़ें, क्या हो जाएंगी, वही सेम चीज़ें C ln T2 अपॉन T1 S2 माइनस S1। अब ध्यान से समझना ये चीज़ें कैसे निकलेंगी। एक तो यहाँ पे जब भी प्रोसेस की बात हो ना, यहाँ पे एक सेकेंड यार, एक छोटा सा मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली C dt तो ठीक है, यहाँ पे C dt तो एक सेकेंड, C dt तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन ये dq क्या होता है, यहाँ पे dq लेंगे, dq मतलब कि एक्चुअली प्रोसेस की बात आ गई यहाँ पे। C dt क्या है, mc del t क्या है, किसी एक जगह पे जैसे आपको देखना है कि 1 यहाँ से यहाँ तक चेंज क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चेंज जो भी हो रहा है वो मैटर नहीं करता, चेंज हो क्या रहा है, Q1 to 2 जा रही है ना, हीट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 to 2 जा रही है। तो इस चीज़ को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा तो यहाँ पे मुझे रिप्रेजेंट करना होगा dq 1 to 2 अपॉन में t। ये सोर्स और सिंक की केस में ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे इंटीग्रेट नहीं करेंगे सॉलिड और लिक्विड की केस में, जैसे हम सॉलिड और लिक्विड की केस में कर रहे थे। इसका इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो हमें सिर्फ dq अपॉन t के ही रिस्पेक्ट में बात करनी होगी, क्योंकि ये सोर्स और सिंक है। एक्चुअली ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं,
जरा देखिए, सोर्स और सिंक के बीच में क्या सोर्स का टेम्परेचर चेंज होगा या सिंक का टेम्परेचर चेंज होगा? किसी का टेम्परेचर नहीं चेंज होता। ये इन्फिनिटिव रिजर्वायर्स हैं। ये क्या हैं? इन्फिनाइट एनर्जी वाले रिजर्वायर्स हैं ये दोनों ही, इसलिए इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होंगे। और जब चेंज टेम्परेचर नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे कि इस केस में S2 माइनस S1 क्या हो जाएगा? dq 1 to 2 जितनी भी हीट जा रही है अपॉन में, अगर हम चेंज इन टेम्परेचर देख रहे हैं तो टेम्परेचर किस चीज़ का, मान लीजिए सोर्स का देख रहे हैं तो सोर्स का, और सिंक का देख रहे हैं तो सिंक का टेम्परेचर, वो आपके ऊपर है कि किस चीज़ का आप चेंज इन एंट्रोपी निकालना चाहते हैं। तो क्लियर है? आई होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। सोर्स और सिंक की केस में कैसे हम निकालेंगे, क्लियर है? चौथा प्रोसेस क्या है? चौथा प्रोसेस है आपके पास, मान लीजिए पूछ लिया कि भाई फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, और फ्री एक्सपेंशन की केस में हमको बताओ कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी। तो फ्री एक्सपेंशन, मान लीजिए पहले हम आपका TdS रिलेशन निकालते हैं, तो TdS इज इक्वल टू फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है? CV dt प्लस PdV। CV dt इज नथिंग बट डेल U। अब फ्री एक्सपेंशन की केस में आप जानते हो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? ये जीरो हो जाती है, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो जीरो हो जाएगी तो TdS इज इक्वल टू PdV हो जाएगा। और T को मैं इधर ले जाऊं तो DS इज इक्वल टू P/T dV हो जाएगा। और अगर मैं आइडियल गैस की सिचुएशन लेता हूं, आइडियल गैस की सिचुएशन का मतलब हुआ कि PV इज इक्वल टू mRT, और अगर V के अपॉन में P, ये कैपिटल V था, अगर स्मॉल m यहाँ से नीचे ले गए तो RT हो जाएगा, और ये P स्मॉल v स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू RT हो जाएगा। ये क्या है? V क्या है? स्पेसिफिक वॉल्यूम है। और यहाँ से अगर मैं P/T को निकालना चाहूँ, P/T इज नथिंग बट R/स्मॉल v मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाएगा। तो अगर मैं P/T को यहाँ से रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये R/ स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटू dV, और इसको अगर मैं इंटीग्रेट करना चाहूँ दोनों तरफ में तो S2 माइनस S1 निकल के आ जाएगा R ln V2 अपॉन V1, है कि नहीं? और यही हो जाएगा चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ क्या? फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन की केस में अगर चेंज इन एंट्रोपी पूछ रहा था आपको S2 माइनस S1 किलो जूल पर kg ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। kg वही मैंने कहा बार बार उसको मल्टीप्लाई करना है। चौथी और पांचवी जो केस है वो पांचवी केस आपसे पूछ सकता है थ्रॉटलिंग, थ्रॉटलिंग की केस। आप जानते हो थ्रॉटलिंग की केस में H1 इज इक्वल टू H2 होता है, दैट मीन्स कि डेल H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। और अगर डेल H की TdS रिलेशन हम निकालना चाहें तो TdS इज इक्वल टू डेल H माइनस VdP होता है, और यहाँ पे डेल H जीरो हो जाएगा तो TdS इज इक्वल टू माइनस VdP। अगर मैं यहाँ से ds निकालना चाहूँ तो माइनस V/T dP हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं PV इज इक्वल टू MRT को बैलेंस करता हूँ, MRT, तो आप जानते हो कि P अगर स्मॉल v हो गया तो RT हो जाएगा, और V/T अगर हम निकालना चाहें स्मॉल V/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/R हो जाएगा। V/T इज इक्वल टू R/P हो जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा? R/P, है कि नहीं? R/P, ठीक है। तो माइनस V/T इज इक्वल टू माइनस R/P, और dP अगर हम करें, इसको फर्दर इंटीग्रेट करें आगे जा कर के, दोनों तरफ ds यहाँ पे था, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तो हमारे सामने निकल के जो चीज़ें आएंगी वो निकल के आएगा S2 माइनस S1 इज इक्वल टू माइनस R ln P2 अपॉन P1। यही हमारा क्या निकल के आएगा? चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग, इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग, इन केस ऑफ थ्रॉटलिंग चेंज इन एंट्रोपी माइनस R ln P2 अपॉन P1 हो जाएगा। क्लियर है? अब इसी चीज को अगर आप माइनस को रिमूव करना चाहो तो कुछ और नहीं, इसको S2 माइनस S1 इज इक्वल टू R
ln P1/P2 भी बोल सकते हो, यह आपके ऊपर है, आप कैसे सोचना चाहते हो, आप कैसे करना चाहते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी आपके सामने, आप इन चीज़ों को अगर आप आसानी से निकाल सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी को अलग अलग प्रोसेसेस में, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस में आइडियल गैस हो, उसके बाद थ्रॉटलिंग हो, फ्री एक्सपेंशन हो। अच्छा, जो चीज़ें आइडियल गैस में मैंने बताई, आइडियल गैस की सिचुएशन में जो मैंने चेंज इन एंट्रोपी बताई, उस केस में आपके पास जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं, वो चाहे आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, वहाँ पे जो चीज़ें कांस्टेंट हैं उन चीज़ों को वहाँ पे कांस्टेंट रख देना और बाकी की चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाएंगी। तो चेंज इन एंट्रोपी अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है तो आई होप सो, जो मुझे पता है कि एक दो चीज़ें अगर कुछ एक्स्ट्रा आती हैं तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा, नहीं तो जो जहाँ तक मुझे जानकारी है इतनी जो चीज़ें मैंने आपको चेंज इन एंट्रोपी के बारे में बताई, यही चीज़ें आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगी गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखना, किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो तो डिस्क्रिप्शन में सारे कॉन्टैक्ट की डिटेल है, वहाँ पे जाके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू यार।